नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर अपनी नई यूट्यूब के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे ईश्वर के आशीर्वाद से, और आप लोगों का जो भी अपना टीचिंग का कार्य है, जो भी अपना रीडिंग का, जो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी का कार्य है, सब लोग अपने सही तरीके से कर रहे होंगे और कोई परेशानी आप लोगों को नहीं आ रही होगी। और जो हमारा अगला थिंकर, जैसे कि मैंने पहले ही अपनी यूट्यूब के अंदर बताया था, अगला थिंकर जो क्लासिफिकेशन इन सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, मैं अगला थिंकर हमारा कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स के साथ मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के साथ कि कार्ल मार्क्स कैसे अपने जो सोसाइटी का डिवाइडेशन वो करते हैं, और सोसाइटी के डिवाइडेशन के अंतर्गत वो जो भी उनकी स्टेप हैं, जो उन्होंने अपनी प्रिमिटिव, एंशिएंट, फ्यूडल और कैपिटलिस्टिक जो सोसाइटी है उसका अलग अलग तरीके से उन्होंने अलग अलग तरीके से, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो सोसाइटी का डिवीज़न है वो आर्थिक निर्धारण के बाद आधार पर है कि जिस तरीके से, क्योंकि जब हम हीगल को पढ़ते हैं, हीगल कहता है कि जैसे हमारे विचार होंगे हमारी सोसाइटी की स्ट्रक्चर उस तरीके की हो जाएगी, परंतु कार्ल मार्क्स अलग तरीके के व्यक्ति थे। वो कहते थे कि नहीं, उन्होंने इसको उल्टा माना। वो कहते हैं कि जैसे हमारे आर्थिक संसाधन होंगे, हमारे सोसाइटी की स्ट्रक्चर, हमारे समाज की संरचना उस तरीके की होगी, और उन्होंने आर्थिक निर्धारण के आधार पर जो सोसाइटी के जो पार्ट उन्होंने लेके प्रिमिटिव, एंशिएंट, फ्यूडल और कैपिटलिस्टिक जो भी अपने 4 पार्ट उन्होंने बताए हैं, उनको मैं यहाँ पर इस यूट्यूब के अंदर डिफ़ाइन करूँगा। जो हमारे स्टूडेंट हैं MA 4 सेमेस्टर के, उनके बड़ा इम्पोर्टेंट है। अदर एग्ज़ाम के लिए भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मेंस के रूप में, वहाँ उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ये जो तीसरा जो कार्ल मार्क्स को जब हम पढ़ेंगे तो देखिए, वैसे तो जब हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं कि जो कार्ल मार्क्स थे वो जर्मन दार्शनिक हैं कार्ल मार्क्स, और सामाजिक परिवर्तन की उद्वास की है जो व्याख्या है, सोशल चेंज किया। जब क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी की हम बात करते हैं तो उसके ऊपर उन्होंने अपनी रूपरेखा दी है, और उन्होंने समाज के विकास को विभिन्न चरणों में देखा है, सोसाइटी का किस तरीके से विकास हुआ है जो अपनी स्टेज बता रहे हैं वो। और यहाँ उनके अनुसार समाज का एक स्तर से दूसरे समाज में जाना की प्रक्रिया के पीछे वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो है क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, और एक समाज, जब हम प्रिमिटिव सोसाइटी से एंशिएंट में जाते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से एक वर्ग पाए जाते हैं। हर वर्ग, क्योंकि वो जो पहली जो प्रिमिटिव की वो बात करता है, प्रिमिटिव के अंदर कोई किस तरह का कोई वर्ग नहीं था, फिर वो एंशिएंट में जाता है, एंशिएंट के बाद फिर वो फ्यूडल में जाता है। उन तीनों अवस्थाओं के अंदर वो वर्ग की बात की है, दोनों में संघर्ष होता है। संघर्ष के कारण एक समाज दूसरे समाज का रूप धारण कर लेता है, और अलग अलग समाज के उन्होंने क्या क्या रूप बताए हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और मुख्य योगदान की बात उन्होंने अपने उसके अंतर्गत की है कि क्या उनका योगदान है। और कार्ल मार्क्स अपने समय के प्राचीन विचारकों में काफ़ी प्रभावित थे, उसी प्रभाव का प्रतिफल है कि उन्होंने जो वर्ग संघर्ष में विकास सिद्धांत के तत्व मौजूद उन्होंने पाए हैं। और उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी जर्मन आइडियोलॉजी, उन्होंने बुक लिखी, क्योंकि हम जानते हैं कि जर्मन आइडियोलॉजी वगैरह जो भी उनके कॉन्सेप्ट थे, वैसे तो उत्पादन के साधन, सर्वहारा और सरप्लस वैल्यू, क्लास कॉन्फ्लिक्ट और ऐतिहासिक भौतिकवाद और भौतिक द्वंद्ववाद, विभिन्न जो उनके कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए हैं। परंतु यहाँ पर हम जो क्लासिफिकेशन उनका सोसाइटी का है कि किस तरीके से समाज को देखते हैं हर अलग समय के अनुसार। और उन्होंने अपनी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी थी, उन्होंने मार्क्स और एंजल ने मिलकर 1960 में उस पुस्तक को लिखा, और विकास के संबंध में 4 समाजों की चर्चा उन्होंने की है कि जब विकास डेवलपमेंट होता है कि किस प्रकार से 4 समाज हमारे आगे आए हैं। और जनजातीय समाज को, जिसको उन्होंने कहा है ट्राइबल सोसाइटी, और दूसरा जो जिसको मैं कह रहा था वहाँ पर एंशिएंट, उसकी प्रिमिटिव की जो बात करते हैं, दूसरा वो पुरातन एंशिएंट की बात करता है, तीसरा फ्यूडल सोसाइटी की बात करता है, चौथा पूंजीवादी या कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की वो बात करते हैं। आगे चलकर उन्होंने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, उन्होंने आगे बुक लिखी, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एवं प्री कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक फॉर्मेशन करके उन्होंने 2 अपनी उत्पादन के तरीके के 4 स्तरों पर चर्चा की, जैसे एशियाई, जिस जो पुरातन, सामंतवादी, पूंजीवादी। और इस 2 प्रकार के चरणों में काफ़ी कोई विशेष फ़र्क नहीं था दोनों के अंदर, उसके सिवा कि प्रारंभिक जनजातीय स्तर पर बाद में उन्होंने एसेटिक सोसाइटी की वो बात करते हैं,
और उचित समझा। इसके संशोधन के पीछे कुछ विद्वानों का अलग आलोचना भी की किसी ने, कभी इन्होंने जो अपनी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी या प्री कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक फॉर्मेशन के अंदर उन्होंने किस तरीके से दोनों में अंदर कौन कौन से समाजों को रखा है, और जो उनका पहला समाज इसको डिफ़ाइन करेंगे हम, जो उनका जिसको हम प्रिमिटिव सोसाइटी की हम बात करते हैं, प्रिमिटिव कि प्रिमिटिव के अंदर क्या कहता है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म की जो बात करता है। आदिम साम्यवादी समाज मानव समाज के इतिहास का परम चरण था। जब मानव की शुरुआत हुई थी, मानव सोसाइटी की शुरुआत हुई थी, वो इसको जो प्रिमिटिव सोसाइटी है उसको प्रारंभ मानता है सोसाइटी का। और इस अवस्था में उत्पादन के साधनों पर समुदाय का पूर्ण नियंत्रण होता था, समुदाय का पूर्ण नियंत्रण होता था, व्यक्तिगत नहीं होता था, समुदाय का नियंत्रण होता था। और व्यक्तिगत संपत्ति की जो धारणा थी का अभाव था, इसलिए समाज में न तो किसी प्रकार का शोषण था, न ही किसी प्रकार की वर्ग व्यवस्था थी, क्योंकि सामुदायिक माना जाता था। व्यक्तिगत किसी तरीके का कोई उसको व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा ही नहीं थी, और एक वर्गहीन समाज था। जो प्रिमिटिव सोसाइटी की हम बात करें, इसके अंदर किस तरह का कोई वर्ग नहीं था, कोई क्लास नहीं थी, एक सिंपल प्रकार का सोसाइटी थी। और इसके बाद धीरे धीरे सामाजिक एसिस्टेटिक उत्पादन के साधनों के स्तर की ओर अग्रसर हुआ। वो कहते हैं कि यहाँ पर उत्पादन के साधन जो थे उन उधर अग्रसर हुआ। और जो दूसरी जो एक अवस्था आई थी जिसको दास मूलक, जिसको स्लेव सोसाइटी हम कहते हैं, एंशियंट के अंदर उन्होंने कहा है, में मार्क्स के अनुसार प्रथम बार मनुष्य समाज के इतिहास में दास और मालिक जैसे दो वर्ग हुए। जहाँ पर हम स्लेव सोसाइटी की बात करते हैं या दास मूलक समाज की बात करते हैं, दास मूलक समाज पहला समाज था जहाँ पर दो वर्गों की बात की। पहले के अंदर वर्ग उत्पन्न नहीं हुआ था, क्लास सिस्टम सोसाइटी के अंदर नहीं बना था, परंतु इसके अंदर हमारे दास और मालिक दो वर्ग उभर कर आए। और विकास के इसी स्तर में सामूहिक स्वामित्व की की जगह जो व्यक्तिगत स्वामित्व था उसकी बात कही गई। जबकि पहले के अंदर स्वामित्वता की बात थी, इसके अंदर व्यक्तिगत सामूहिकता की बात की बात करता है, स्वामित्व की। और इसी युग में आर्थिक विकास तीव्र हुआ, व्यापार नगरों का निर्माण हुआ, धातुओं का प्रयोग हुआ आदि इसी स्तर में प्रारंभ हुए। एंशियंट जो आपका दासमूलक समाज था, स्लेव सोसाइटी थी, सारे नगरों का निर्माण, धातुओं का प्रयोग और इसी स्तर में प्रारंभ हुआ है। फिर तीसरे स्टेज के अंदर जाते हैं जो वो बात करता है फ्यूडल की सोसाइटी की, कि सामंतवादी समाज के अंदर किस तरीके का, क्योंकि वो पार्ट क्लासिफिकेशन उसने किया है, इसके अंदर जाते हैं तो इसका आगमन दास तथा मालिक के बीच के परस्पर संघर्ष। मैंने कहा था कि इनका कोई भी जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी है वो वर्ग क्लास कॉन्फ्लिक्ट के कारण, कि एक वर्ग दो वर्गों के अंदर संघर्ष होगा, नया वर्ग एक समाज उत्पन्न होगा। यहाँ पर ये बात करते हैं, जैसे डायलेक्टिकल मेटलिज्म की भी उन्होंने बात की है वहाँ पर, और उन्होंने एक हिस्टोरिकल मेटलिज्म के ऊपर उन्होंने सोसाइटी को डिवाइड किया है। और ये दासमूलक के अंदर क्या कहता है, दो वर्गों का उत्पन्न हुआ। और तीसरी जो फ्यूडल सोसाइटी की वो बात कर रहा है, इसमें क्या कहता है, का आगमन दास और मालिक के बीच परस्पर संघर्ष, दास और मालिक का संघर्ष हुआ। और इस समाज में दो वर्ग बने, वे थे सामंतवाद और कृषक। सामंती जो लॉर्ड थे जिनके पास भूमि होती थी, कृषक जो उस भूमि के अंदर कार्य करते थे, उन लोगों के दो वर्ग उत्पन्न हुए। और सामंतवाद उत्पादन के साधनों के स्वामित्व थे, और कृषिदास सामंतों के अधीन कार्य करते थे। कृषिदास जो होते थे वो सामंतों के अधीन कार्य करते थे और हाथ बटाते थे युद्ध की स्थिति में सामंत के सिपाही के रूप में। जब कभी कोई झगड़ा या किस तरह की हो जाती थी, जो दास खेतों के अंदर कार्य करते थे वो सेना के रूप में भी उनके सामंतों के साथ लगे रहते थे, काम करते थे। और यहाँ पर वो कहते हैं कि इस युद्ध की स्थिति में सामंत सिपाही के रूप में लड़ते थे। इस समाज में निजी संपत्ति की धारणा और ज़्यादा मजबूत हुई। सामंत और कृषिदासों के बीच संघर्ष निरंतर चलते रहे। ये कहता है कि अगली अवस्था ऐसी नहीं आई, पहले फ्यूडल सोसाइटी के अंदर, और फिर जो अगली अवस्था वो बात करता है जिसको कैपिटलिस्ट सोसाइटी की हम बात करते हैं, फ्यूडल सोसाइटी के अंदर। और एक मन में जिज्ञासा स्टूडेंट की उत्पन्न हुई होगी, सर ये क्या एक सोसाइटी दूसरे में कैसे चली जाती है? बेटा ये एक तरीके से उद्विकासीय सिद्धांत के आधार पर है कि हमें ये पता नहीं चलता कौन सी अवस्था कहाँ ख़त्म हुई और कौन सी अगली स्टेज स्टार्ट हो गई। यहाँ पर जो उन्होंने अपनी चौथी स्टेज बताई है जिसको कहा है पूंजीवादी समाज, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, सामंतवादी कृषिदासों के बीच। वहाँ देखिए वहाँ क्या था, जब सामंतवादी कृषिदासों के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया, इस समाज में दो वर्ग हुए, पूंजीपति और श्रमिक, सर्वहारा जिसको हमने कहा है कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर। वहाँ सामंत और कृषक थे, वहाँ दास और अन्य लोग थे। अब यहाँ इसमें क्या कहता है, इस समाज के अंदर दो वर्ग थे, पूंजीपति और श्रमिक या सर्वहारा। और इस समाज में उत्पादन के साधनों पर मुख्य अधिकार पूंजीपतियों का होता था, जबकि उत्पादन कार्य में मेहनत श्रमिकों की होती थी। और पूंजीपति सदा श्रमिकों का शोषण करते थे। इसमें दोनों वर्गों के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता था, क्लास स्ट्रगल होता था, प्रक्रिया चलती रहती थी। और मार्क्स ने
जो कम्युनिज्म को उद्विकासीय, जो बाद में उन्होंने कहा कि कम्युनिज्म आएगा, एक उन्होंने बात कही थी समाजवाद आएगा। कम्युनिज्म की वो बात करते हैं कि उद्विकास के अंतिम चरण माना। इनके अनुसार समाज में एक वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया अंत संभव है, क्योंकि विकास के चरण में वर्ग विभाजन के साथ साथ राज्य भी समाप्ति हो जाएगी। लेकिन अब तक के ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर निकट भविष्य में ऐसा कोई समाज आज तक संभव नहीं हुआ। जो कम्युनिज्म की वो बात करते हैं अपने सिद्धांत के अंदर, उनकी बात वो बिल्कुल फेक साबित हुई है। और कुछ विद्वानों का विचार है कि मार्क्स को एक उद्वास के चिंतक नहीं कहा जाना चाहिए। मार्क्स का विचार बहुत ही उद्वास के इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को आर्थिक निर्धारण के आधार पर उन्होंने जोड़ दिया था। तो मेरा यहाँ पर यही कहना है एक तरीके से कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, अब वो मेरे इस यूट्यूब से बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से 4 स्टेज के अंदर उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी को डिवाइड किया है। और यदि फिर भी किसी तरह कोई परेशानी हो तो जो भी हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, उस व्हाट्सअप ग्रुप पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। फिर मैं आगे उपलब्ध रहूँगा अगली यूट्यूब के साथ। जो हमारी अगली जो यूट्यूब होगी वो हम लोग टॉनीज के ऊपर, जो टॉनीज हमारे थिंकर हैं जिन्होंने गैसल सॉफ्ट के बारे में बताया है, उसके साथ फिर मैं आप लोग के आगे उपलब्ध रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।